नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। मिशन 24 के लिए बीजेपी की नई रणनीति। आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी पंचायत प्रतिनिधियों को गुरु मंत्र देगी, वहीं प्रतिनिधियों को उनकी भूमिका समझाएगी बीजेपी। अगस्त में जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, केंद्रीय सरकार की योजनाओं की जानकारी यहां पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कुल 800 जिला पंचायत सदस्य हैं। प्रदेश मंत्री त्र्यंबक त्रिपाठी को यहां जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि यहां पर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। हालांकि बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की ये नई जो रणनीति है वो सामने आई है। यहां पर अब जो साफ तौर पर फोकस है वो बीजेपी का रहने वाला है प्रतिनिधियों पर, क्योंकि उनको गुरु मंत्र यहां पर दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को बीजेपी गुरु मंत्र देती नजर आएगी और प्रतिनिधियों को उनकी भूमिका भी यहां पर बीजेपी के द्वारा समझाई जाएगी। हालांकि अगस्त में जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने जा रहा है। केंद्रीय सरकार की योजनाओं की जानकारी इस दौरान दी जाएगी ताकि जनता तक वो इन योजनाओं को पहुंचाए। वहीं आपको बता दें कि साफ तौर पर जो फोकस है बीजेपी का मिशन 2024, तो ये नई रणनीति जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों पर बीजेपी का साफ तौर पर फोकस है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, अब बीजेपी का साफ तौर पर फोकस है पंचायत प्रतिनिधियों पर, क्योंकि उनको गुरु मंत्र दिया जाएगा ताकि वो भी जनता तक पहुंचे और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाए। हालांकि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा, किस तरीके से सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, किस तरीके से प्रशिक्षण इन तमाम प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिला पंचायत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, अब इसमें कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे काम करती है नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। हमने 2014 से हम देखेंगे तो अपना बूथ सबसे मजबूत का कार्यक्रम चलाया था, फिर पन्ना प्रमुखों को लाया गया था। अब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने की कवायद की जा रही है, जिसमें जिला पंचायत और जिला जो निर्वाचन के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से जो यूपी सरकार की योगी सरकार है और केंद्र की जो मोदी सरकार है, डबल इंजन के जो फायदे होते हैं उन्हें घर घर तक लेके जाए, उनकी योजनाओं को किस तरह अमल लाया गया है, जो लाभार्थी हैं उनसे मिले और उन सबको लेके कहीं ना कहीं घर घर जाके अभियान को बढ़ाने का कवायद की जाएगी। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राम प्रताप सिंह जो प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री त्र्यंबक त्रिपाठी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि अगस्त से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं गुरु मंत्र या कहें कि मूल मंत्र या कहें कि राजनीतिक तरीके से कैसे परिपक्व होना है, इसका मार्गदर्शन देते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तैयारी की गई है और इसमें माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के जो 800 जिला पंचायत सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र के जितने भी जिला पंचायत जो भाजपा के पंचायत सदस्य हैं उनको भी इसका प्रशिक्षण हरियाणा में दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी की गई है। फोकस है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, अगर देखेंगे 80 लोकसभा सीटें आती हैं, इसमें किस तरीके से 80 में 80 का जो दावा किया गया उसको पूरा करने की कवायद की जाएगी। पूरी तैयारी की गई है और मिशन अगर आप देखेंगे बीजेपी की कोई भी रणनीति आप देखेंगे उठा के इस समय, तो ये पूरी रणनीति मिशन 2024 में किला फतेह करने की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि इस पूरी तैयारी के लिए अगस्त महीना चुना गया है। अगस्त महीने से ये कार्यक्रम पूरा शुरू किया जाएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसकी मेजबानी खुद उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें प्रशिक्षण देंगे। साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से 2024 में घर घर तक या कहें ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र तक के जो सदस्य हैं उनको कैसे घर घर तक अपनी योजनाओं को अमल में दिलाना है, कैसे अमल में लेके जाना है, इसका बिल्कुल अब फोकस यहाँ पर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का है और यही वजह है कि बीजेपी तमाम तरीके की कोशिशें भी यहाँ करती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर इसमें चर्चा होगी। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों की आज बैठक होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में ये बैठक होगी। वहीं आपको बता दें कि 20 जुलाई से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें इस दौरान प्रस्तावित की गई हैं। तो आज सर्वदलीय बैठक है और इस बैठक में चर्चा की जाएगी किस तरीके से ये जो मानसून सत्र जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके।
हंगामेदार ये ना रहे। हालांकि हर बार की स्थिति इसी तरीके की रहती है, जब भी सत्र होता है तो उस दौरान विपक्ष के द्वारा हंगामे की तस्वीरें जरूर आती है। लेकिन आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र से पहले ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों की भी आज बैठक होनी है। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, आज सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सुचारू रूप से ये पूरा सत्र चल सके, इसको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल सर, बात करें चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, और कहीं ना कहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में कहीं ना कहीं तय किया जाएगा कि किस तरीके से सदन के इस सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये बैठक करीब 3 बजे संसदीय जो भवन है उसमें कहीं ना कहीं बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई यानी कल होगी और 11 अगस्त तक ये संसद का सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान करीब 17 बैठकें जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्तावित है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो विपक्षी दल है तमाम, वो कहीं ना कहीं इस बैठक का बायकॉट कर सकते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो अडानी मामले पर और खासतौर पर राहुल गांधी। ठीक है पीयूष, इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से दल शामिल होते हैं ये देखना होगा, किस दल के द्वारा बायकॉट किया जाता है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के 426 गांव आ गए हैं। 12 जिलों की 21 तहसीलों में 39,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविर में शरण भी ले ली है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। बाढ़ परियोजनाओं को पूरा बताने वाले इंजीनियर सांसद में आपको बता दें कि अब बाढ़ का कहर जगह जगह देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं। और इसी बीच बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के 426 गांव आ चुके हैं। 12 जिलों की 21 तहसीलों में 39,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविर में शरण भी ले ली है, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि अब इसको देखते हुए बारिश का अलर्ट भी यहां जारी कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ परियोजनाओं को यहां पर एक तरफ पूरा बताया गया, लेकिन अब इसकी पोल खुलती नजर आई। तो बाढ़ का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कई ऐसे किसान जिसको इससे नुकसान का सामना भी करना पड़ा है, वो परेशान है। लेकिन कई जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसको देखते हुए बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा हो गया है। अब ऐसे में प्रशासन के द्वारा किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि मानसून की जब पहली बारिश हुई थी उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी, किस तरीके से इलाकों में पानी भर चुका था, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब इसको देखते हुए ये देखना होगा कि नगर निगम के द्वारा क्या कुछ कार्य किए जाते हैं, क्या कुछ काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब बाढ़ को लेकर भी लोगों को चेता दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। वहीं 12 जिलों की 21 तहसीलों में 29,000 लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। तो वहीं देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच तमाम संवाददाताओं से भी हम जानकारी लेंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि जब हमने मानसून की पहली बरसात दिखाई थी तो उस समय जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई थी और ऐसे में कई सवाल निशान नगर निगम प्रशासन पर खड़े हो गए थे। लेकिन अब कितनी तैयारी में वो हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कई ऐसे इलाके जहां बाढ़ आ गई है और इससे लोग खासा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 18,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविर में शरण भी ली है और फिलहाल जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है।
तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और अब ऐसे में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 426 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं इसी बीच बाढ़ की क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन कितनी तैयारी में है, इसी से जानकारी हम ले लेंगे हम अपने संवाददाताओं से। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसके साथ ही बात कर ले अमित मिश्रा की, वो भी हमारे संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा आगरा से, सूरज पांडे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी संदीप, फिलहाल की वहां की क्या कुछ स्थिति है, कितने ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं, इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से अब किस तरीके से इवैक्यूएट उन लोगों को किया जा रहा है? संदीप, संदीप क्या आपको आवाज आ रही है? तो संदीप, लगातार देखिए बाढ़ग्रस्त इलाके जहां पर फिलहाल लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है, वहां की क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आगरा की बात करें तो आगरा में लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और यमुना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि जनपद आगरा का जो बाह क्षेत्र है वहां पर पिनाट से सटी चंबल है और वहीं जो बटेश्वर तीर्थ धाम है वहां पर तीर्थ स्थल बटेश्वर धाम है। यानी कि आज भी अगर बटेश्वर की बात करें तो वहां का जो मुख्य मेन ब्रह्मलाल मंदिर है उसमें भी आज सुबह पानी प्रवेश कर गया है। साथ ही साथ शहर आगरा की बात करें तो आगरा में जो मंदिर है वहां पर भी पृथ्वीनाथ मंदिर है, वहां पर पूरी तरह कैलाश मंदिर डूब चुका है। लोगों को आने जाने के लिए रोक दिया गया है। साथ ही साथ तमाम जो यमुना के किनारे देहात में तटवर्ती इलाके हैं वहां पर गांव में भी पानी घुस आया है और लगातार जो प्रशासन है वह पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। बाढ़ चौकियां बना दी गई है। साथ ही साथ जो तमाम ऐसे गोताखोर टीम्स हैं वो वहां पर तैनात कर दी गई है। चूंकि कई वीडियो ऐसे यहाँ से वायरल हुए जिसमें ग्रामीण भी बहते हुए दिखाई दिए, जिन्हें तत्काल गोताखोरों द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो आगरा की बात करें तो यहाँ पर विकराल रूप यमुना जी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर यमुना की बात करें तो अब आज सुबह 9 बजे की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें इस समय जो यमुना का जल स्तर है वो 498.9 है, जबकि अगर आगरा का जो लो फ्लूड लेवल है वो 495 है और मीडियम लेवल की बात करें तो वो 499 और हाई लेवल की बात करें तो वो 508 है। वहीं चंबल में अभी खतरा नहीं है, क्योंकि चंबल का जो अभी इस समय जो पानी का लेवल चल रहा है वो 115.20 चल रहा है। यानी कि यहाँ जो डेंजर लेवल है वो 130 है। यानी कि चंबल में अभी खतरा नहीं है, लेकिन यमुना अपना पूरा रौद्र रूप धारण कर चुकी है और लगातार जो ग्रामीण है जो तटवर्ती इलाके में रह रहे हैं उन्हें लगातार यमुना जी का डर सता रहा है। और तमाम ऐसे गांव भी हैं जहाँ के कुछ लोग हैं वो वहां से जो ऊंचे स्थान है वहां पर अस्थायी तंबू बनाकर रहने को बिल्कुल, मजबूर है। वहां अपनी पर भी जगह से लगातार प्रशासन रेस्क्यू किया जा रहा है। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, 426 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, कितने ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो पूरी तरीके से अलर्ट में रखा गया है। लेकिन अगर बाढ़ की चपेट की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से लोग लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इसके साथ राहत कोषों में कुछ लोग जाकर रह रहे हैं, तो उसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट किया गया। यहाँ अगर हम सिंचाई विभाग की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है सभी जिलों की निगरानी की जा रही है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। राहत
सामग्री भी वहां उनके पास तक पहुंच सके। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू भी किया जा रहा है। जहां पे बाढ़ जैसी कोई बड़ी समस्या अगर आती है तो उनका रेस्क्यू करने के लिए उनकी टीम बनाई गई है। लगभग 18-20 टीमें बना करके जो है तरह तरह की जगह पे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही साथ में लगभग 18,000 व्यक्ति हैं जिनको राहत गृह में रोका गया है। तो ऐसे लोगों को वहां पे रोका जा रहा है साफ तौर पे, उनको बचाया जा रहा है और वहां से निकाला जाएगा। विभाग की अगर बात करते हैं तो विभाग की तरफ से जो है सभी इंजीनियरों को अलर्ट पे रखा गया है। इससे पहले भी अगर जहां भी बाढ़ आती है वहां पे उनके अधिकारी और उनके अभियंता मौके पे रहेंगे और वहां पे रह करके वहां की निगरानी का मॉनिटरिंग करते आएंगे। साफ तौर पे ऐसे कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यमुना नदी की, जिस तरीके से उसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बाढ़ की जो सीमा है उसके पार पहुंचता चला जा रहा है, उसको लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ में वो जो गांव है उन गांवों को खाली करा दिया गया है। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, वहां का हाल दिखाइए और इसके साथ ही अगर आपके आसपास कोई लोग उनसे भी बातचीत कीजिए, कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते हैं जनपद पीलीभीत चूंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ उत्तराखंड लगा हुआ है और वहाँ जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो यहाँ, हालांकि अगर हम पीलीभीत में बारिश की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज शारदा में और देहा नदी में बाढ़ आ गई। उसका कारण ये है कि यहाँ पहाड़ी एरिया लगा हुआ है और पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है वो बारिश जो है वहाँ शारदा नदी में बाढ़ का कारण है। आपको बता दें यहाँ पे जो बैराज है, वहां पर बैराज से लगभग जो है बनबसा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है और जिससे वहां ट्रांस शारदा के जो लगे हुए गांव है, वही अगर हम बात शारदा की भी करें तो शारदा जो है लगभग 70 किलो पीलीभीत जनपद में प्रवेश करने के बाद 70 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लखीमपुर में प्रवेश कर जाती है। यानी 70 किलोमीटर के दरमियान या जो उसका सफर है शारदा का, वहां पे 1.5 लाख क्यूसेक जो पानी, इसमें वहां पे 50 फीट के आसपास पानी शारदा में बह रहा है, जिसको लेकर के वहां 81 गाँव जो है इससे प्रभावित है। वही अगर हम आज की बात करें तो वहाँ पूरनपुर तहसील क्षेत्र का जो चंदिया हजार है, वहां के लगभग 2 दर्जन गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। पानी गांव में घुस गया है, सड़कों पर भाई यातायात का भी बाधित हो रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं। तो इस तरह से जनपद पीलीभीत में हालांकि बारिश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है उससे शारदा नदी ने जो विभीषिका जो समस्याएं यहाँ पे लोगों के लिए खड़ी की है वो वाकई में लोग परेशान है। भाई अगर हम प्रशासन की यहाँ पे तैयारियों की बात करें तो प्रशासन ने यहाँ पे 34 बाढ़ चौकी प्रभावित बनाई है, जिनको लेकर के 32 में वहां पे जो है कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए हैं। भाई यहाँ तहसील में 7 कंट्रोल रूम, यानी हर तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस पर कंट्रोल रूम के द्वारा लोग अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। अगर कहीं समस्याएं हो रही हैं तो उसको लेकर के वहां लोगों को प्रशासन की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उनको समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन उसके बावजूद भी शारदा का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं प्रभावित, क्योंकि हमेशा 2021 में भी बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और लगभग 100 के अधिक गांव वहां बाढ़ प्रभावित हुए। वहीं इस बार भी हालांकि बारिश नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो शारदा में बाढ़ का जलस्तर बढ़ा है, 1.5 लाख क्यूसेक पानी वहां छोड़ा गया है। और इसके चलते कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपके पास लौटूंगी क्योंकि हमारे साथ सूरज पांडे भी लगातार कानपुर से बने हुए हैं। सूरज, यहाँ पर जब मानसून की पहली बारिश हुई थी उस दौरान की तस्वीरें भी हमने देखी थी, किस तरीके से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। अब यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? वहां कितने ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं और प्रशासन अब इसको लेकर कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर महानगर है वो 2 बड़ी नदियों से के बीच में बसा हुआ है। पहली की बात करें तो गंगा नदी के किनारे और दूसरे छोर की बात करें तो उस कानपुर का अंतिम जिला क्षेत्र पड़ता है सजेती, उसके किनारे जो है वो यमुना नदी पड़ती है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो कानपुर की गंगा नदी है उसकी सबसे पहले बात करें तो चैनपुर गाँव पड़ता है, उसके खेतों में पूरी तरीके से अब जो गंगा का जो पानी है वो पूरी तरीके से भरने लगा है। और उसके सबसे पहले आपको बता दें कि चैनपुर जो है वो अब गंगा अपने प्रकोप से उसको लेती हुई नजर आ रही है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ लोगों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि लोग जो है वो अभी से ही जो गंगा किनारे के गांव है वो अपना सामान लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाए। जिस तरीके से कानपुर जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है उसको लोगों को बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर की गंगा नदी हो या यमुना नदी के किनारे सभी गांवों को खाली कराने का जो बंदोबस्त है वो लगातार जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोग जो है वो भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, हर साल जो है गंगा के किनारे के गांव और यमुना के किनारे के जो गांव हैं उनमें बाढ़ का पानी आता है। मगर इस बार जो गंगा को छोड़ दें और यमुना की बात करें तो यमुना का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा हद तक देखा जा रहा है, जिसके चलते कानपुर के सजेती और घाटमपुर बॉर्डर से लगने वाले जो गाँव है जो यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं उनमें पानी घुस गया है, जिसके चलते
बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके खाने पीने की सभी जिला प्रशासन जो है वो बंदोबस्त करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर शहर के बीच से गुजरने वाली पांडो नदी जो है वो बिल्कुल शहर के बीच से होकर गुजरती है। ऐसे में पांडो नदी में भी जल प्रवाह जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से कानपुर का बर्रा 8 इलाका हो या कई सारी आसपास की बस्तियां हो, उनमें पानी भर गया है और घर जो है वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। ऐसे में तकरीबन 250 से 300 परिवारों को वहां से सुरक्षित स्थान पर निकाल कर उनको रहने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से आपको बता दें कि कानपुर में शहर में पहली ही बारिश ने पूरी तरीके से पूरे शहर को जलमग्न कर दिया था। लोगों का जो आना जाना था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं से पिछले 2 दिनों से तो शहर में बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते आम जनता को थोड़ी बहुत राहत है। मगर यदि जैसे ही शहर में लगातार यदि 2 से 3 दिन बारिश हो जाती है तो ये बारिश कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में बाढ़ का विकराल एक रूप ले सकती है और बिल्कुल, शहर वासियों अब के लिए काफी ऐसे आने समस्या वाले दिनों में कितना खतरा रहता है ये देखना होगा। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ काम किया जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि 426 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ काम आगे किया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।